हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आज शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई, ये क्लास पूरी प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिहार डायनेस्टी कौन थी, कहाँ से इन लोगों का राइज हुआ, कहाँ तक ये लोग अपनी पूरी बाउंड्री जो थी वो लेके गए पूरे भारत में, और कैसे फिर इन लोगों का खत्म होगा ये लोग। ठीक, तो इनके मेन रूलर कौन थे, जैसे नागभट्ट कौन थे। ठीक, उसके बाद जो इनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे मिहिर भोज, वो कौन थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इनको एक बार मैप पे समझ लेते हैं कि इनका जो किंगडम था वो स्टार्ट कहाँ से था। देखिएगा, ये था पूरा इन लोगों भारत का उस समय इंडियन 980 एडी में पूरे भारत का राज। उस समय प्रतिहार डायनेस्टी यहाँ तक फैली हुई थी। ये देखिए मैप पे, ये बेसिकली कह सकते हैं पूरे गुजरात था। इधर आपका जो इस समय प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया। तो ये पूरे में एक तरह नॉर्थ में जो हिमालय रीजन था यहाँ पे इनकी बाउंड्री टच करती थी। ईस्ट में जो इनके थे वो पाला थे, और साउथ में इनके थे राष्ट्रकूटा। तो आगे चल कर बता, राष्ट्रकूटा ही नहीं इनकी पूरी जो किंगडम उसको कैप्चर कर लिया था। और गुजरात में काफी समय पहले इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, इसलिए एक किताब में इसका लेख भी है कि कहा गया कि प्रतिहार डायनेस्टी के पास कोई सी नहीं थी। और जाहिर सी बात है, गुजरात में सी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रतिहार के पास सी नहीं था तो इसका मतलब जो इनका गुजरात एरिया था वो राजपूता ने बहुत पहले ही कैप्चर कर लिया था। तो इसी बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, प्रतिहार डायनेस्टी शुरू क्या थे उसको समझते हैं। द प्रतिहार वर also known as the Gurjar Pratihar as they originated from the Gurjars who were primary pastoralists and fighters। तो प्रतिहार का जो नाम शब्द का उसका उद्गम कहाँ से हुआ, वो उद्गम हुआ आपका गुर्जर प्रतिहार से। अब इन लोगों का नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों दिया गया, क्योंकि देखिएगा मैंने अभी आपको पहले अपने मैप पे बताया था, ये जो भारत का नक्शा है यहाँ से इन लोगों का एक छोटा सा राज्य था, यहाँ से इन लोगों को एक पेस्टुरिस्ट नाम की जाति कही जाती थी, जो बेसिकली उनका काम था घुड़सवारी करना या छोटे मोटे जो लोग आपसी में बाउंड्री में युद्ध लड़ा करते थे, तो वो उनका काम था। तो उस जाति को उस समय कहा गया था गुर्जर। ठीक, वही गुर्जर जाति आगे चल के जो प्रतिहार उसी से निकले हैं ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लेखों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो मेन लेख इस बारे में कहे जाते हैं ये कहे जाते हैं कि जो प्रतिहार लोग हैं वो इन्हीं गुर्जर में से निकल के आए। ठीक, और गुजरात पे भी इनका पूरा राज था, तो इसी वजह से इन लोगों को जो मेन नाम दिया जाता है वो गुर्जर प्रतिहार, जो आगे चल के केवल प्रतिहारास कहने जाने लगा। The प्रतिहार took on their title which literally means doorkeeper। अब प्रतिहार ने जो अपना टाइटल रखा, जैसे हर एक राजा होते थे, जैसे सातवाहन हो गया, पाला हो गया, और जो भी आने वाले समय, तो उन हर राज्य का कोई ना कोई मतलब होता था। उसी तरह जो प्रतिहार थे उनके राज्य का मतलब था डोर कीपर। अब इन्होंने अपना नाम डोर कीपर क्यों रखा इतने बड़े राजा होने के बाद, इसके पीछे भी एक स्टोरी उसको समझते हैं। देखिए, इन लोगों ने अपना नाम डोरकीपर इसलिए रखा था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लॉर्ड रामा से रिलेटेड हैं। अब लॉर्ड रामा से रिलेटेड क्यों है उसको समझिएगा। कहा जाता है लॉर्ड रामा के जो द्वारपाल थे वो थे प्रतिहारों के पूर्व वंशज, और उन्हीं द्वारपालों में से आगे चल के धीरे धीरे अलग वंशज आते गए, और उन्हीं में से एक वंशज आगे चल के प्रतिहार बने। इसी वजह से ये अपने आप को डोर कीपर कहते हैं लॉर्ड रामा का। आगे देखिएगा, द गुर्जर प्रतिहार ऑल्सो नोन फॉर द स्कल्पचर देयर कार्व पैनल एंड द ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल। अब ये आर्किटेक्चर के बारे में है कि प्रतिहारों ने कैसे अपना एक आर्किटेक्चर लगाया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जिसका मुख्य रूप है उसको समझते हैं। जो स्कल्पचर का इनका मेन स्टाइल था वो था उनका कार्व्ड पैनल्स, मतलब कि जो उनकी बाउंड्री की दीवारें होती थी वो कार्व डिजाइन की हुआ करती थी। और ओपन पवेलियन स्टाइल टेम्पल, ओपन पवेलियन स्टाइल कैसा होता है, जो आपकी छत होती है तो वो एक तरह से इस डिजाइन की हुई। ठीक, ओपन पवेलियन स्टाइल। इसका आगे चल के मैंने आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझाया, उसको समझते हैं। अभी केवल एक मोटा सा ही समझ लीजिए कि यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया तो इनके आर्किटेक्चर के दो मेन पॉइंट थे। उसमें से एक था कार्व पैनल और दूसरा था ओपन पवेलियन स्टाइल। The greatest development of the Gurjar Pratihara style of temple building took place at Khajuraho, a UNESCO World Heritage Site। देखिए, खजुराहो कहा जाता है बेसिकली चंडेलाज ने बनवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका उद्गम हुआ था, जो उसका मतलब एक तरह से बर्थ प्लेस थी, वो दी थी मेन प्रतिहारों ने। और यहाँ पे आज भी इनके समय के बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। The dynasty was founded by a Brahmin named Harichandra in and around जोधपुर साउथ वेस्टर्न राजस्थान। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि गुर्जर जो एक पेस्टोरिस जाति थी उससे इनका उद्गम हुआ, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो इस डायनेस्टी की नींव रखी थी वो एक ब्राह्मण रूलर ने रखी थी जिनका नाम था हरिचंद्र।
और ये कहाँ पे रखी गई थी? ये जोधपुर के आसपास रखी गई थी, लगभग साउथ वेस्ट राजस्थान में। ठीक। The Gurjar Pratihar were instrumental in containing Arab armies moving east of the Indus। अब इनका इंस्ट्रूमेंटल इस वजह से इनको नाम दिया गया था क्योंकि जो अरब आर्मीज थी वो उस टाइम पे एक्सपेंड कर रही थी वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिहार थे उन्हीं ने ही उनको रोका था कि वो ईस्ट की तरफ ना आए, और उन्होंने अपने राज्य को वेस्ट की तरफ बना के एक तरह से बाउंड्री बना दी थी कि ताकि अरब वाले एक्सीवेट ना कर पाए। They came to prominence in the second quarter of the 8th century during the reign of नागभट्ट वन। अब इन लोगों का मेन राइज कहाँ से चालू हुआ, उसके रूलर कौन थे? वो थे हमारे नागभट्ट वन। तो देखिएगा ये था पूरा प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, एक आपको ओवरव्यू बताने के लिए कि कैसे इन लोगों का राइज हुआ, क्या क्या इन लोगों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनिशियली वो क्या क्या थे। अब इनके रूलर्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो इनके मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन कौन थे उसको एक बार देख लीजिएगा। नागभट्ट वन, वत्स राजा, नागभट्टू, भोज, मिहिर भोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के पूरे इनके। महेंद्रपाल, राजपाल एंड यशपाल। तो यही इनके मेन रूलर हुआ करते थे। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यही इंपॉर्टेंट रूलर आज तक सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले नागभट्ट वन कौन थे इनको समझते हैं। जो इनका टाइम पीरियड था वो 730 से लेके 760 सेंचुरी तक था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड प्रोमिनेंट प्रतिहार किंग। अब इन्हीं से एक तरह से जो प्रतिहार किंग का राज्य था वो चालू हुआ था। इसी वजह से इनको ये कहा गया है कि जो सबसे फेमस और जो सबसे पहले इनके किंग थे प्रतिहारों के वो कौन थे? हमारे नागभट्ट वन। He is known for checking the invasion of the Arab and offer most successful resistance to the Arab। अब देखिए पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था कि प्रतिहारों ने अरब को रोका था कि वो ईस्ट की तरफ ना आ पाए, और उसमें से प्रतिहार के जो मेन रूलर थे जिन्होंने किया वो कौन थे? वो थे हमारे नागभट्ट वन। He defeated the Arab army under Junaid and Tamim during the Caliphate campaign in India। अब देखिएगा उस समय अरब का लगभग एक्सवेशन होता रहता था, कभी वो नॉर्थ साइड से आ जाते थे या कभी वो साउथ ईस्ट साइड से आ जाते थे। तो उस समय नागभट्ट वन ने किसको डिफीट किया था जब अरब आर्मी थी किसके अंडर? जुनैद और तमीम के अंदर। ये जुनैद और तमीम कौन थे? ये कैलिफेट कैंपेन इन इंडिया। कैलिफेट कैंपेन एक नाम दिया गया था कि जब कैलिफेट वाले भारत की तरफ अपनी कैंपेन कर रहे थे, भारत को कैप्चर करना चाह रहे थे, तो उसी पूरे उसको उससे रिलेटेड जो नाम दिया गया वो दिया गया था कैलिफेट कैंपेन। और किस आर्मी किसके अंदर थी? वो थी हमारे जुनैद और तामीन के अंदर। He exercised control over the areas of मालवाज, राजपुताना एंड गुजरात। तो इन तीन एरिया में नागभट्ट के समय में जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो नागभट्ट के समय में किन किन राज्यों में थी? वो थी आपकी मालवा जो कि राजस्थान में, राजपुताना जो कि ऑलमोस्ट राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में आपका आता है, और गुजरात पूरा। ठीक। तो इन तीन जगहों में नागभट्ट के समय में प्रतिहार डायनेस्टी का राज फैल चुका था। डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। हालांकि जो राष्ट्रकूटा किंग थे ध्रुवा उन्होंने इनको डिफीट कर दिया था उस समय। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम था वत्सा राजा। इनका टाइम पीरियड क्या था? 780 से लेके 800 सेंचुरी तक। वन ऑफ द सक्सेसर ऑफ नागभट्ट वन हु एक्सटेंडेड हिज रूल ओवर टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये नागभट्ट के सक्सेसर थे और इन्होंने भी राज को नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ाया था। जैसे कि जो हमारे नागभट्ट वन थे इन्होंने ईस्ट और साउथ की तरफ बढ़ाया था, उसी तरह जो वत्सा राजा थे इन्होंने नॉर्थ की तरफ अपने राज को बढ़ाया था। He made कन्नौज इन वेस्टर्न यूपी हिज कैपिटल। इन्होंने कन्नौज को पहला अपना यूपी का कैपिटल बनाया था। तो देखिए कभी भी एग्जाम में पूछा गया कि प्रतिहार डायनेस्टी का जो किंग को कन्नौज कैपिटल तो किसने बनाया था, तो वो आपके बनाया था वत्सा राजा ने। ठीक। वत्सा राजा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद धर्मपाला द पाला किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड आल्सो द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। अब देखिएगा जब ये वीडियो की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको मैप पे बताया था कि जो प्रतिहार डायनेस्टी थी उसके तीन मेन कॉम्पिटिटर थे। एक तो नॉर्थ में जो कि जम्मू कश्मीर था, उसके बाद ईस्ट में आते हैं हमारे पाला, और साउथ में आते हैं राष्ट्रकूटा। ठीक। तो जाहिर सी बात है अभी और कोई भी अपना मतलब एक्सटेंड करेंगे अपनी बाउंड्री को तो इन्हीं तीनों राज्य से इनकी भिड़ंत होगी। तो उसी वजह से कहा गया है जो वत्स राजा की पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पे उसको ला दिया था धर्मपाला जो कि पाला किंग थे और राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा से। Thus began what is known as the three party struggle। अब देखिएगा टी पार्टाइड स्ट्रगल आपने बहुत सारे एग्जाम में देखिएगा पूछा गया था, तो उसके तीन मेन पॉइंट थे वो समझ लीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपसे पूछा जाता है कि थ्री पार्टाइड स्ट्रगल जो था वो कहाँ पर हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हमारे राष्ट्रकूटा प्रतिहार
और प्लस पाला की जो एडजॉइनिंग बाउंड्रीज थी उसमें ये युद्ध लड़ा गया। इसकी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं थी क्योंकि युद्ध कई बार लड़ा गया था, इस वजह से एक रीजन इसको नाम दे दिया गया था, जो कि हमारा पड़ता है मिडिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, मिडिल ऑफ इंडिया में ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल लगा हुआ था क्योंकि लगभग जो 3 युद्ध हुए थे वो इसी में हुए थे। दूसरा आपसे पूछा जाता है किनके बीच हुआ था, तो वो धर्मपाला, ध्रुवा और प्लस वत्सराजा के बीच हुआ था। तीसरा चीज आपसे पूछा जाता है इसकी वजह क्या थी, तो इसका वजह थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ थ्री रूलर। ठीक, तो इस पॉलिसी की वजह से ही ये युद्ध लड़ा गया था। It continued for about another 350 years under various succeeding king with ups and downs। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था ये कई बार में लड़ा गया, कोई एक जगह या कोई स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं लड़ा गया था। तो 350 साल तक लगभग ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चला था पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारों के बीच। The प्रतिहार however could maintain their hold over कन्नौज till the last। हालांकि प्रतिहारों ने लगभग कन्नौज में अपना राज बनाए रखा था आखिरी समय तक कि जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए थे। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल एक्चुअली था क्या, किन किन पार्टी के बीच था और किस मतलब एक लीनियज से चला था कि कौन पहले हारा कौन जीता, उसको समझते हैं कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था क्या। देखिए जो धर्मपाला थे जो कि पाला किंग थे उनको डिफीट किया था सबसे पहले वत्सराजा ने जो कि प्रतिहार किंग थे। फिर वत्सराजा को किसने डिफीट किया था, वो हमारे ध्रुवा ने किया था जो कि एक राष्ट्रकूटा किंग थे। ठीक, तो इनको पढ़ लीजिएगा कि पहले किसने किसको हराया था। तो आखिरी में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में जीता था वो था ध्रुवा वन। नागभट्ट टू कौन थे, इनको समझते हैं। इनका टाइम पीरियड था हमारा 800 से लेके 833 सेंचुरी तक। थ्री पार्टाइज स्ट्रगल कंटिन्यू। अब देखिए जब ये 350 साल तक चला था तो जाहिर सी बात है जो आने वाले इनके सक्सेशन रूलर्स होंगे उन्होंने भी युद्ध लड़ा होगा, तो नागाभट्ट ने भी युद्ध लड़ा था। नागाभट्ट टू was succeeded by his son रामभद्र who ruled briefly। अब नागाभट्ट टू को सक्सीड किसने किया, इनके बेटे रामभद्र ने, जो कि बहुत ही कम समय तक राज किए थे। और फाइनली रामभद्र टू को सक्सीड किया था मिहिर भोज ने। और फाइनली यहीं से चालू हुआ था मेन राइजिंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यदि आप कहीं भी किताबों में या कहीं भी पढ़ेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस डायनेस्टी में हुई थी, एक्सेप्ट मेकिंग कन्नौज एज अ कैपिटल, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जो इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हुई थी और जो सबसे राइज पे था इस समय प्रतिहार डायनेस्टी, वो किसके समय था, वो था हमारे मिहिर भोज के समय में। तो आइए समझते हैं मिहिर भोज के बारे में। देखिए मिहिर भोज कौन थे, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्ट टू। नागभट्ट टू के ग्रैंड सन थे। इन्होंने लगभग युद्ध 46 ईयर तक पूरा राज पे अपना राज किया था एंड प्रूव टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर रूलर ऑफ प्रतिहार। और यही सबसे ज्यादा जो है सक्सेसफुल हुए थे और पॉपुलर रूलर थे प्रतिहार डायनेस्टी के। इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन ही वाज डिफीटेड बाय द पालास, राष्ट्रकूटा एंड कलचुरी। अपनी आखिरी समय में हालांकि ये पाला से भी डिफीट हुए थे, राष्ट्रकूता से भी डिफीट हुए थे और कलचुरी से भी डिफीट हुए थे। बट हालांकि with the aid of feudatories such as the Chedis, Gulhis, he won victories over the Palas and Rashtrakuta। अब देखिए मैंने जो पहले आपको तीन राज्यों के राजाओं के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये तीनों जो थे वो राष्ट्रकूटा से हारे थे। ठीक, राष्ट्रकूटा से हारे थे। अब जब मिहिर हो जाए तो लगभग जो इनकी पावर थी वो उतनी अच्छी तो होगी ना, क्योंकि इनके पहले के जो रूलर थे वो हारते हुए आ रहे हैं। तो शुरुआती दिनों में जो इनका रीजन था वो डिफीट किए गए थे लोग पालास, राष्ट्रकूटा और कलचुरीज के द्वारा। ठीक, हालांकि लोग डिफीट किए गए थे उसी के आने वाले मतलब थोड़े समय बाद छेदीज और गुली जो कि एक छोटे मोटे वो थे योद्धा, इनकी मदद से इन्होंने पालाज और राष्ट्रकूटा पे अपनी विक्ट्री हासिल कर ली थी। ही हैड इज कैपिटल एट कन्नौज विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड महोदया। कन्नौज में इनकी कैपिटल थी जिसको उस समय महोदया के नाम से भी जाने जाने लगा था। इन वन ऑफ अर्लिएस्ट In one of his earliest inscription, the Barrah copper plate inscription, there is mention of a military camp that is Iskandravara at Mahodaya। अब देखिएगा हर रूलर के बारे में कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन हुआ था, जैसे कोई शिलालेख हो जाती थी या उस समय कॉपर पिलर जैसे अशोका के समय में आपने देखा होगा। तो इस उसी तरह इनका भी एक इंस्क्रिप्शन था जिसको नाम दिया गया था बर्राह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसमें चीज मेंशन की गई है कि ये इन्होंने मिलिट्री कैंप किया था कहाँ पे, स्कंदव्र में, जो कि महोदया में था। अब स्कंदवरा कहाँ है, महोदया। महोदया कौन है, वो आपका है कन्नौज। ठीक,
तो इसी बारे में बताया गया है कि कन्नौज में इन्होंने मिलिट्री कैंप किया था। कहाँ मेंशन है? ये 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। He is also identified with the king's user or the traveler accounts of the 9th century Arab merchant Suleiman who describe his great military power and riches। अब देखिए अलग अलग रूलर जैसे जो ट्रैवलर आते थे, चाहे वो अरब से थ्रू आए, चाइनीज के थ्रू आए या ईरानियन जहाँ से भी आए, तो वो जो भी उस समय राजा होते थे उनके बारे में कोई ना कोई चीजें वो लोग लिखते थे। तो उसी तरह जो इनको नाम दिया गया था एक किंग यूजर, किसके द्वारा? ये अरब मर्चेंट जो सुलेमान थे उनके द्वारा इनको नाम दिया गया था किंग यूजर। उस उन्होंने इनके बारे में क्या डिस्क्राइब किया था? हिज ग्रेट मिलिट्री पावर एंड रिचेज। जो इनकी मिलिट्री पावर थी उसके बारे में, और जो इनकी शान और शौकत, जो ऑप्युलेंसी थी उसके बारे में इन लोगों ने इसको बताया है। किसने बताया? सुलेमान ने। Expansion checked by Shankar Varman of Kashmir and Rashtrakuta King Krishna III टू एंड देव पाला। और आखिरी समय में जो भी एक्सपेंस कर रहे थे और जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये अपनी बाउंड्री ले गए थे, हालांकि फिर इनके एक्सपेंशन को किसने रोका था? शंकर वर्मन ऑफ कश्मीर, जो कि नॉर्थ में एक्सपेंशन करने से रोका था। राष्ट्रकूता कृष्ण टू एंड देवपाला, देवपाला ने ईस्ट में और राष्ट्रकूता ने साउथ में इनको रोका था। ही वॉज किंग कॉल्ड किंग बौरा बाय अनदर अरब ट्रेवल अल मसूदी। अब एक अलग अलग ट्रेवल थे जिनका नाम था अल मसूदी, इन्होंने इनको क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था किंग बौरा। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जो अरब मर्चेंट थे सुलेमान, उन्होंने इनको नाम दिया था किंग जुजर, और जो अल मसूदी थे उन्होंने इनको नाम दिया था किंग बौरा। ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय द अरब राइटर फॉर कीपिंग हिज एम्पायर सेफ फ्रॉम रॉबर्स। इस जो सुलेमान थे उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि इनको अप्रिशिएट किया जाता था, मतलब जो अरब राइटर जो सुलेमान थे उनके द्वारा इनको अप्रिशिएट किया गया था, जो भी इन्होंने पॉलिसी ली थी कि अपने एम्पायर को बचाने के लिए चोरी से, क्योंकि उस समय राज्यों में चोरी बहुत हो रही थी, तो जो भी इनकी पॉलिसी थी उसको उन्होंने प्रेस किया है। किसने प्रेस किया है? सुलेमान ने। अकॉर्डिंग टू अरब ट्रेवलर द प्रतिहार रूलर हैड द बेस्ट कैवलरी इन इंडिया। अब कहा गया है कि प्रतिहार रूलर के पास उस समय, मतलब जब पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार थे, तो उस समय जो बेस्ट कैवलरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी हमारे प्रतिहार रूलर्स के बारे में। डिवोटी ऑफ विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल आदिवारा। इन्होंने अपना टाइटल ले लिया था आदिवारा। आदिवारा क्यों लिया था? जस्ट बिकॉज ऑफ शोइंग हिज डिवोशन टू द गॉड विष्णु। The Kalchuris, the Chandalas and the Arab of Sind acknowledge his supremacy। अब सुप्रीमेसी का मतलब ये था कि उस राज में ये लोग हमला ना करें, इसी वजह से वो लोग पहले इस राज को बड़े मान लेते तो एक्ट करने लगते थे इनकी एज अ फिड्यूटरी। ठीक, तो कौन कौन इनकी फिड्यूटरी की तरह एक्ट करने लगा था? कलचूरीज, चंडेलास एंड अरब ऑफ सिंध। ठीक, तो ये था पूरा मिहिर भोज के बारे में। अब महेंद्र पाला कौन थे? ये थे हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक, इसके बारे में, इनके बारे में समझते हैं। इनका टाइम पीरियड था हमारा 885 से लेकर 910 सेंचुरी तक। अंडर भोजा एंड हिज सक्सेसर महेंद्र पाला द प्रतिहार एम्पायर रीच इज पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर। अब देखिए मिहिर भोज ने एक लीनेज चालू की थी किंगडम को ऊपर ले जाने की, और उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक किसने पहुंचाया था? वो पहुंचाया था हमारे महेंद्र पाला जी ने। The extent of his territory was almost similar that of Gupta's. By the time of Mahendra Pala, the empire reached west to the border of Sindh, east to Bengal, north to Himalayas and south past the नर्मदा। अब देखिएगा एक सेकेंड, ये एक तरह से जो महेंद्र पाला थे इन्होंने ही प्रतिहार डायनेस्टी की जो बाउंड्री थी उसको मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये लोग ले गए थे। अब इन्होंने मैक्सिमम एक्सटेंट क्या बताया उसको समझिएगा। देखिएगा, ये थे हमारे इन्होंने बताया है कि ये पूरा जो है प्रतिहार डायनेस्टी उस समय फैल चुकी थी पूरे में। अब इनकी बाउंड्री क्या थी? जो नॉर्थ की इनकी बाउंड्री थी वो थी हिमालय, मतलब कि जो हिमालय का जो साउथ पोर्शन है उसको ये लोग छूने लगे थे। साउथ में इनकी थी नर्मदा, और उसके बाद कौन थे? वो आते थे हमारे राष्ट्रकूता। ईस्ट में इन लोगों का था बंगाल, जो कि ओवररूल किया जाता था पालास के थ्रू। ठीक, और वेस्ट था इनका सिंध। ठीक, उसके बाद फिर अरब लोग आ जाते थे। तो देखिए ये था इनका पूरा बाउंड्री कि महेंद्र पाला के समय में जो किंगडम था वो कहाँ तक एक्सटेंट था। fought a battle with the king of Kashmir but had to yield to him some of the territories in Punjab won by भोजा। अब इन्होंने कश्मीर से भी युद्ध लड़ा था, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अपने एम्पायर को ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड करना चाह रहे थे, लेकिन इस युद्ध में ये लोग हार गए थे किंग ऑफ कश्मीर के द्वारा, और इनको पंजाब का कुछ हिस्सा देना पड़ा था जो कि भोजा ने युद्ध करके इनसे जीता था।
टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज ऑफ आर वर्थ ग्रेट किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिएगा हर किंग जो होता है वो अपने नाम के आगे कोई ना कोई टाइटल ले देता था कि जो भी उसने युद्ध लड़े या जो भी अच्छे काम करे उसकी वजह से। तो जो मिहिर भोज थे उन्होंने जैसे आदिवारा लिया था, उसी तरह इन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। His court was adorned by राजशेखर एन एमिनेंट संस्कृत एंड ड्रामेटिस्ट। अब इनका जो कोड था उसमें कोड जो था उसमें कौन थे, वो थे हमारे राजशेखर। राजशेखर एक काफ़ी अच्छे उस समय संस्कृत पोएट हुआ करते थे। इनके बारे में एक अलग से वीडियो हम लोग लाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट पोएट्स होगी, वो आप हमारे आगे चल के प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा जाके। तो बहरहाल राजशेखर उस समय इनके कोर्ट में हुआ करते थे। और राजशेखर फेमस क्यों थे, तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी 5-6, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी किताबें थी वो थी कपूरा मंजरी। इसको थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास तो यूपी पीसीएस का तो फेवरेट टॉपिक है। तो कपूरा मंजरी क्या थी? अ फेमस प्ले रिटन इन सौरसनी प्राकृत। प्राकृत क्या है? प्राकृतिक लैंग्वेज है जिसमें ये प्ले लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि टू प्लीज हिज वाइफ। अब ये प्ले इन्होंने लिखा था अपनी वाइफ को प्लीज करने के लिए, मनाने के लिए। इनकी वाइफ का नाम था अवंती सुंदरी, अ वुमेन ऑफ टेस्ट एंड accomplishment. He is perhaps the only ancient and Indian poet to acknowledge a woman for contribution to his literary career. अब जो ये राजशेखर थे, ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने किसी भी फीमेल लेडी को ये कहा है कि इन्होंने प्रेरित किया इनको राइट करने के लिए। तो इसी वजह से जो एक कपूरा मंजरी किताब थी उसमें वो इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट की थी। उसमें ये बताया था कि कैसे इनकी वजह से ये प्रेरित हुए किताब लिखने के लिए या जो भी उस समय पोएट्री लिखने के लिए। तो पहले ऐसे पोएट थे जिन्होंने ये किया था। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट था काव्य मीमांसा। ये क्या था? अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पोएट दैट एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ अ गुड पोयम। अब ये एक तरह से पोयम और कंपोजिशन था पूरा। तीसरा विधा शालाभिंजिका। चौथा भृंजिका। पांचवा बाला रमयाना। छठवा परपंच पांडव। आठवां बालभ्रत और सातवां भूषण कोशी महीपाला। तो देखिएगा ये 7-8 जो थे इनके इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा टू हु कंप्लीटली डिवास्टेड द सिटी ऑफ कन्नौज। और आखिरी में इनको इंद्रा ठी ने डिफीट कर दिया था, जिन्होंने पूरी ही सिटी को डिवास्ट कर दिया था बहुत बुरी तरह, और कन्नौज को भी इन्होंने पूरी तरह निस्ते-नाबूद कर दिया था राष्ट्रकूटा किंग ने। Gujarat passed into the hand of Rashtrakuta in this period, as Al-Masudi in his account mentioned that the Pratyahar Empire had no access to the sea. और फाइनली अल-मसूदी जो कि एक पोएट थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इसी समय के दौरान ये जो युद्ध ये हारे थे उसमें राष्ट्रकूता ने इनका गुजरात एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था। अब ऐसा इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कहा है कि इन लोगों के पास सी के पास एक्सेशन नहीं था, मतलब कि इस राज्य में सी नहीं था। और जाहिर सी बात है गुजरात तो सी से अटैच है, और जब गुजरात ही इनके पास नहीं होगा तो सी कहाँ से होगा? इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रकूटों ने जो इनका गुजरात किंगडम था वो कैप्चर कर लिया था। आखिरी में केवल 2 इंपॉर्टेंट रूलर बचते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले राजपाल। The Rashtrakuta king Krishna III invaded northern India in about 963 century and defeated the Pratihar ruler. अब राष्ट्रकूटा किंग जो कृष्णा थ्री थे उन्होंने इस किंगडम को इन्वेड किया था 963 सेंचुरी में, और ये जो प्रतिहार रूलर थे राजपाल उनको डिफीट कर दिया था। रेड ऑफ महमूद गजनी और कन्नौज राजपाल फेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। अब एक दुख से उभर पाते कि तभी दूसरा दुख हो गया था, वो क्या था? वो महमूद गजनी का इन्वेशन था कन्नौज के ऊपर। इस युद्ध में हल राजपाल युद्ध से भाग गए थे। और फाइनली ही वॉज मर्डर बाय विंध्याधर चंडेला। और विंध्याधर चंडेला जो कि एक्ट किया करते थे एक समय में हीर भोज के अंडर फिड्यूटरी की तरह, उन्होंने ही इनको मार दिया। लास्ट रूलर आते हैं, वो आते हैं में यशपाल। इनका टाइम पीरियड था 124 से लेके 1036 सेंचुरी तक। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बाय 1090 सेंचुरी द गढ़वार कॉन्कर्ड कन्नौज। और फाइनली कन्नौज जो कि एक प्राइड हुआ करता था प्रतिहार को, 1090 में पूरे गढ़वारों ने कन्नौज को पूरा कैप्चर कर लिया था, और यहीं से प्रतिहार डायनेस्टी धीरे धीरे एकदम से खत्म हो गई थी। ठीक, तो ये था पूरा प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में जो कि इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे। एंड ऑफ प्रतिहार रूलर, ये इसको एक बार समझ लीजिएगा। Under a succession of rather obscure ruler, the प्रतिहार never regained their former influence. अब जाहिर सी बात है जो प्रतिहार मिहिर भोज और महेंद्र पारा ने जो एक राज को ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो इनके आने वाले जो मतलब सक्सेशन रूलर्स थे वो नहीं संभाल पर
फिर यहाँ से धीरे धीरे राइज करते करते एक टाइम के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया था। Gradually, their feudatory started asserting their independence and the empire disintegrated and was reduced to the area around कन्नौज। अब मैंने आपको पहले बताया था कि उस समय 3-4 feudatory जो किंगडम थे वो एक्ट करने लगे थे इनकी feudatory की तरह। फिर आने वाले समय में जब रूलर कुछ ज़्यादा काबिल नहीं हुए तो वही feudatory ने अपने आप को इंडिपेंडेंस इनसे घोषित कर दिया था और एक तरह से पूरे कन्नौज को छोटे-छोटे पार्टों में बांट दिया था। Finally, in 11th century, they were wiped off from the political map by the Ghaznavids। और फाइनली जब गजनविड्स ने हमला किया था भारत पे तो उस समय मेन जो गुजरात साइड से थे वो प्रतिहार थे और इन्होंने पूरी तरह से ही प्रतिहार रूलर्स को यहाँ से हटा दिया था। और फाइनली जो भी इनका किंगडम था वो किनके द्वारा सक्सीड किया गया? चौहान राजपूताना, चालुक्य गुजरात और परमार इन मालवा। तो 3 राज्यों में मुख्य तरह से इनका राज बँट गया था। पहला राज्य जो राजपूताना आता है, फिर उसके बाद मालवा और तीसरा गुजरात। तो ये था पूरा प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में, कैसे लोग राज हुए, कौन-कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, आखिरी में इनका क्या हुआ, कैसे पूरी तरह से मैप से खत्म हो गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं वो हम लोग पीडीएफ के द्वारा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहाँ से जाके आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह रखे हैं वो पढ़ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ हम लोग भी आपको फ्री पे अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, वो लिंक्स के द्वारा आप टेस्ट अपने दे सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।